गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रांसपिरेशन के बारे में इससे पहले हमने जानकारी ली थी। ट्रांसपिरेशन की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के ट्रांसपिरेशन होते हैं, और स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो जो थ्योरीज दी गई थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और दूसरा जो अध्ययन हम करेंगे वो ये है कि ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन कई बार थ्योरीज के अंदर पूछा गया, तो स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये कई बार आ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से दो फैक्टर होते हैं या दो कारक होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। एक ऐसे कारक जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर या एनवायरनमेंट से संबंधित जो कारक होते हैं वो वाष्प उत्सर्जन को कैसे प्रभावित करते हैं। और इंटरनल फैक्टर का मतलब ये हुआ कि पौधा और पौधे के अंदर जो स्ट्रक्चर से संबंधित हुए, स्टोमेटा से संबंधित हुए या पत्तियों से संबंधित हुए, क्योंकि अधिकतर जो वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों से होता है, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होते हैं और उनसे होता है। तो एक एक फैक्टर के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हम ले रहे हैं लाइट। ये एक प्रकार का बाह्य कारक है। जैसा कि हमने एक थ्योरीज पढ़ी थी स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग को जो कारक प्रभावित करेंगे वही ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो रंध्रों के द्वारा होगा। तो प्रकाश है वो डायरेक्ट रूप से वाष्प उत्सर्जन को, ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है। कैसे करता है कि हम लोगों ने उस थ्योरीज में पढ़ा था कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के कार्य होने से जो गार्ड सेल होते हैं उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से जो रंध्र है वो जो गार्ड सेल है उसकी स्फीति बढ़ जाएगी और रंध्र खुल जाएंगे। और जैसे रंध्र खुलेंगे तो अपने को पता है कि ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा होगा, और जब भी प्रकाश अनुपस्थित होता है तो जो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और वाष्प उत्सर्जन जो है, ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है तापमान, टेम्परेचर। सीधा आपको ये ध्यान रखना है, तापमान भी ट्रांसपिरेशन को इतना ही प्रभावित करता है जितना कि लाइट या प्रकाश प्रभावित करता है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर में, पत्ती के अंदर और बाह्य वातावरण के बीच में जो वाष्प दाब न्यूनता, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर डेफिसिट कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही वाष्प दाब न्यूनता बढ़ेगी उस समय वाष्प उत्सर्जन की दर है वो कम हो जाएगी। दिन के समय आप देखें कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान दोपहर के समय बढ़ जाता है तो रंध्र जो है वो आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो उसे हम मिड डे क्लोजर भी कहते हैं। और इस जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा। एक और थ्योरीज दी गई है कि दोपहर में जब तापमान बढ़ता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन की दर है वो बढ़ेगी, जिसको हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और इससे रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है, और इस CO2 का उपयोग फोटोसिंथेसिस में नहीं हो पाता। तो उस समय क्या होगा कि जो पत्तियां होती है उसके जो इंटरसेलुलर स्पेस होंगे उसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और स्टोमेटा है वो बंद हो जाएंगे। तीसरा जो कारक है वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। सीधा सा आप ध्यान रखें कि आर्द्रता अधिक होने पर जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होगा। कारण क्या है कि आप ये देखें कि पत्ती के अंदर और बाह्य वातावरण में वाटर वेपर जो प्रेशर होता है उसमें अंतर होता है, जिसे हम लोग जल वाष्प दाब न्यूनता कहते हैं। वाष्प दाब न्यूनता की प्रवणता जितनी अधिक होगी, जल वाष्प का पत्ती से बाह्य वायुमंडल में विसरण भी उतना ही तेजी से होगा। जब विसरण तेजी से होगा तो वाष्प उत्सर्जन है वो कम होगा। आप सीधा सिंपल ये समझते हैं कि यदि वायु में नमी की मात्रा अधिक है तो प्रवणता है वो कम हो जाएगी और वाष्प उत्सर्जन की दर है वो भी कम होगी। चौथा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है हवा, जिसको हम लोग वायु या विंड कहते हैं। फोर्थ फैक्टर है वायु की गति तेज होगी तो ट्रांसपिरेशन की दर है वो अधिक होगी, क्योंकि पत्तियों के बाहर वातावरण में जो जल वाष्प होती है बाहरी सरफेस पे उसको वो वायु उड़ा ले जाती है, और इससे पत्ती के वातावरण में अपेक्षित आर्द्रता भी कम हो जाती है, उसका DPD बढ़ जाता है, और DPD बढ़ने से जो जल है वो बाह्य वातावरण में ज़्यादा प्रवेश करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब वायु की गति अत्यधिक तेज हो जाती है तो उसमें ट्रांसपिरेशन की रेट है वो कम हो जाती है, क्योंकि वायु की तेज गति के आगाज से स्टोमेटा बंद होंगे। जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन है वो कम होगा। फिफ्थ फैक्टर है एक्सटर्नल, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब में जब भी कमी होगी वायु का घनत्व जो है वो कम होता है,
और घनत्व कम होने से जल का पत्तियों से विसरण तेज होगा और ट्रांसपिरेशन के रेट है वो अधिक हो जाएगी। सिक्स्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। हमें पता है कि अगर पानी उपलब्ध ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी, और पानी की मात्रा कम है तो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो ऑटोमेटिक रूप से कम हो जाएगी। सेवंथ फैक्टर है स्प्रे ऑफ केमिकल, रसायनों का जो छिड़काव होता है वो भी ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है। आप लोग देखें कि जब भी रसायन का हम लोग छिड़काव करेंगे तो जो लीफ की जो सेल है या अन्य कोशिकाएं, उनकी जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है वो प्रभावित होती है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी प्रभावित क्यों होगी? क्योंकि जो लीफ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन है वो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो अधिक हो जाएगी। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट, जिसको हम प्रतिवाष्पो उत्सर्जक कहते हैं। ऐसे पदार्थों से स्टोमेटा है वो बंद होता है। तो लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और स्प्रे ऑफ केमिकल्स, ये बाह्य कारक है वो वाष्पो उत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक के बारे में हम अध्ययन करते हैं लीप एरिया। इंटरनल फैक्टर में पहला है लीप एरिया। हमें पता है कि सीधा सा संबंध है ट्रांसपिरेशन से लीप एरिया का, यानी अपन ये कह सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन करने वाले अंग के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है ट्रांसपिरेशन। जैसे मान लो पत्ती का क्षेत्रफल अगर अधिक है तो पर्ण का क्षेत्रफल भी अधिक होगा, पर्ण का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, तो सीधी सी बात है कि ट्रांसपिरेशन है वो अधिक होगा। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी परिभाषा मैंने पहले बताई थी कि इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की जो संख्या होती है उसको हम लोग रंध्र आवृत्ति कहते हैं। तो पत्तियों में जितनी अधिक रंध्र आवृत्ति होगी उतनी ही ट्रांसपिरेशन की रेट है वो अधिक होगी। तीसरा जो फैक्टर है वो है लीप ओरिएंटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ण विन्यास। ये ध्यान रखना है कि जो लाइट की किरणों के, अगर लाइट की किरणें पत्ती के लंबवत पड़ रही हो, परपेंडिकुलर के जिसको कहते हैं, तो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो सीधे से बात है कि ज़्यादा होगी। और तो अपन ये कह सकते हैं कि जो लीप किस प्रकार से व्यवस्थित है, मतलब व्यवस्थित का मतलब है कि लीप का जो लेमिना है उसके ऊपर लाइट है वो किस प्रकार से आ रही है, किस प्रकार से अपन कह सकते हैं उसको प्रभावित कर रही है। फोर्थ जो करेक्टर है वो है लीप का स्ट्रक्चर। पर्ण की जो संरचना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग देखेंगे कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो पत्तियाँ आकार में छोटी हो जाती है या पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे ओपनचिया या जो भी डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट जैसे नीरियम का आप लोग देखते हैं कि स्टोमेटा उसमें धसे हुए पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें ग्रास की जो पत्तियाँ हो वो रोलिंग, यानी जिसको कहते हैं कि पत्तियाँ मुड़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करते हैं, यानी इसको कम करने के लिए लीप के अंदर जो संरचना होती है वो प्रभावित करती है। फोर्थ जो करेक्टर है वो रूट शूट रेशियो, मूल फ्लोर जो अनुपात होता है वो कम होने पर ट्रांसपिरेशन अधिक होगा। आप ये देखेंगे कि जो छोटे पौधे होते हैं उसमें ट्रांसपिरेशन जो है वो मूल जो प्रो रहता है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल जो अधिक होता है और अधिक जलहास करते हैं। जो भी बड़े पादप होते हैं वो इनका रेशियो कम होने से ये जो अपन कहते हैं कि जो वाटर है उसका जो लॉस होता है वो कम होता है। तो एक फैक्टर ये भी होता है कि रूट शूट रेशियो है वो भी ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है। अब हम एक क्वेश्चन आता है कई बार 10 नंबर का आपके फिजियोलॉजी के अंदर कि वाष्प उत्सर्जन जो है वो एक आवश्यक दुर्गुण है, ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल, या इसको हम बोलते हैं अनअवॉइडेबल एविल, जिसको हम लोग हटा नहीं सकते, एक आवश्यक बुराई है। इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? एक वैज्ञानिक थे कर्टिस और स्टीवर्ट, इन्होंने ये वर्ड दिया था कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल। आप ये जानते हैं कि जो विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है उसमें जल का बहुत महत्व होता है, और लगभग जो अवशोषित जल का 90% जो होता है वो ट्रांसपिरेशन द्वारा वातावरण में निकल जाता है। तो पौधे जो जल अवशोषण में ऊर्जा नष्ट करते हैं और वाष्प उत्सर्जन द्वारा बाह्य वातावरण में वापस छोड़ देते हैं, तो फिर वाष्प उत्सर्जन क्रिया से पौधों को क्या लाभ हुआ? इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने तथ्य दिए। कुछ वैज्ञानिक इसे लाभदायक मानते हैं और कुछ उसे हानिकारक बताते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का वर्णन करना है। सबसे पहला है एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का लाभ क्या है, ये पहला वाला। इसमें आप पहला देखेंगे एसेंट ऑफ सेप, रसायन हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो इसमें एक थ्योरीज पढ़ी थी जिसमें ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही ट्रांसपिरेशन अधिक होगा एक प्रेशर उत्पन्न होता है विसरण दाब न्यूनता के कारण, और वो प्रेशर पत्तियों से होता हुआ, तने से होता हुआ रूट तक पहुंचेगा और उसके कारण जल है उसका अवशोषण जड़ के द्वारा होता है। तो ये एक प्रकार का इसका पॉजिटिव है। दूसरा है तापमान नियंत्रण, जिसको हम लोग टेम्परेचर रेगुलेशन भी कहते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि पत्तियों पर जो पड़ने वाले विकिरण का लगभग 65% पत्तियों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और इस विकिरण का
केवल कुछ भागी प्रकाश संश्लेषण के अंदर कुछ भागी एब्जॉर्ब होता है और बाकी जो भाग होता है वो हीट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो पत्तियों के तापमान को बढ़ा देते हैं। एक अनुमान के अनुसार पत्तियों का तापमान वायुमंडलीय ताप से 20 से 40 डिग्री तक अधिक बढ़ सकता है, जिससे पौधा जीवित नहीं रह सकता। तो अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो पादप सतह वो तापमान नियंत्रित होता है और अपन ये कह सकते हैं कि पौधों का जो तापमान है वो नियमित रहेगा और प्लांट है वो अपनी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो कारक है कि खनिज लवणों का अवशोषण और स्थानांतरण। हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल, इसमें अलग अलग थ्योरीज दी गई है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया कि जो जल का अवशोषण होता है वो एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि इसको इस तरह से कह सकते हैं एक प्रकार की पैसिव प्रक्रिया थी। उसमें जीवित कोशिकाओं का ज़्यादा रोल नहीं था, थ्योरीज अपने अंदर पड़ी थी। लेकिन जो खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो केवल सक्रिय विधि द्वारा होता है और जो वाटर का जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया होगी वो कहीं ना कहीं सीधे खनिज लवणों के अवशोषण को प्रभावित करेगी। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अब जो फोर्थ है कि ट्रांसपिरेशन से एक लाभ हमें और होता है, मैकेनिकल टिश्यू जो यांत्रिक ऊतक होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। अधिक वाष्प उत्सर्जन के कारण यांत्रिक ऊतकों का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता है, मैकेनिकल टिश्यू जिसमें जाइलम के ऊतक भी सम्मिलित होती है। दूसरा एक और लाभ ऐसा है कि अतिरिक्त जल है उसका निष्कासन हो जाएगा। पादप अपनी आवश्यकता से कई बार अधिक जल का अवशोषण कर लेते हैं और यदि अतिरिक्त जल का ऊतकों में निष्कासन न हो और लगातार अवशोषण होता है तो जो कोशिकाएं हैं वो स्फीत होकर फट भी सकती है। तो ट्रांसपिरेशन द्वारा ये जो बैलेंस है वो भी बराबर रहता है। जो प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, विकास, वो भी इसको प्रभावित करेगा। एक वैज्ञानिक थे विनबर्गर, उन्होंने बताया कि सूर्यमुखी के पौधों पर अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि उच्च आर्द्रता की अवस्था में जब वाष्प उत्सर्जन की दर नगण्य हो जाती है उस स्थिति में भी पौधे की वृद्धि सामान्य से आधी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपिरेशन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तो पॉजिटिव में आपको रसारोहण, टेम्परेचर रेगुलेशन, खनिज लवणों का अवशोषण और स्थानांतरण, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, मैकेनिकल टिश्यूज, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इसके कुछ पॉजिटिव है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन का जो नेगेटिव है वो क्या हानि मतलब जो इसको हम बोलते हैं डिसएडवांटेज क्या है ट्रांसपिरेशन के। अत्यधिक वाष्प उत्सर्जन की स्थिति में पौधे के शीर्ष तक जल की मात्रा ही नहीं पहुंच पाएगी और इसके कारण जो शीर्ष की जो कोशिकाएं होती है उनकी जो टर्जिडिटी है वो कम हो जाती है और जब टर्जिडिटी कम हो जाएगी तो पौधे का जो विभेदन, वृद्धि वो भी प्रभावित होता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है उसमें अधिक जलहास के कारण जो पौधे की वृद्धि है वो कम होती है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज ये है जिसको हम लोग बोलते हैं विल्टिंग। अत्यधिक वाष्प उत्सर्जन के कारण पानी है वो अधिक मात्रा में लॉस हो जाएगा और मृदा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो पत्तियां मुरझाती है और पौधे की अंततः मृत्यु हो जाती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस रिएक्शन जो होती है वो भी प्रभावित होती है कि जब वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक होगी तो पौधे में इंटरनल वाटर डेफिसिट यानी पौधे के अंदर जल की कमी हो जाती है, जीवद्रियों में जल की कमी हो जाती है और जैसे जीवद्रियों में कमी होगी सारी की सारी उपापचयी क्रियाएं बाधित हो जाएगी। जिसमें एक एग्जाम्पल दे देगा जैसे फोटोसिंथेसिस की दर कम होगी, प्रोटीन संश्लेषण बाधा होगी और प्रोटीन का विघटन है भी वो भी प्रारंभ हो जाएगा। फिर उपज में कमी, हमें पता है कि पानी अगर उपलब्ध कम है और ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें ग्रोथ कम होगी, फ्लावरिंग में देरी होगी, फल कम मात्रा में लगेंगे और फल आकार में छोटे होंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वाष्पो उत्सर्जन से पादपों को विशेष लाभ नहीं होता। इसके अतिरिक्त इसमें भारी जल और ऊर्जा का लॉस भी होता है और ये पादप के लिए हानिकारक और घातक भी होता है। लेकिन पादप पत्ती की आंतरिक संरचनात्मक विशिष्टता के कारण वाष्पो उत्सर्जन को रोकने में असक्षम है, लीव का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि पत्ती में उपस्थित रंध्र CO2 और ऑक्सीजन जैसी गैसों के प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन हेतु विसरण के लिए खुले रहते हैं। इसलिए जब रंध्र खुलेंगे तो वाष्प उत्सर्जन है वो होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक दुर्गुण है या इसको अपन बोलते हैं कि अपरिहार्य दुर्गुण, जिसको अपन बोलते हैं अनअवॉइडेबल एविडेंट। ये क्वेश्चन आता है थ्योरीज के अंदर जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ये अंतर बता के आपको इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे संबंधित जो तीसरा है ट्रांसपिरेशन का उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।